प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, जी श्री रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। यह एक ऐसा विषय है जो आपकी महाविद्यालयी परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं IAS, HAS, UPSC, BPSC, UPPCS आदि परीक्षाओं की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था मुगल साम्राज्य की स्थापना का एक प्रमुख आधार था। अतः इसके महत्व को देखते हुए मुगल शासकों ने इसे राज्य एवं कृषकों के हितों के अनुकूल बनाने का पर्याप्त प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने जो व्यवस्था लागू की उसे दहसाला व्यवस्था या आईन-ए-दहसाला के नाम से जाना जाता है। दहसाला व्यवस्था या दहसाला पद्धति को लागू करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रफल की इकाई बीघा को माना जाता था, जो 60 गज गुणे 60 गज बराबर 3600 वर्ग गज का होता था। भूमि की नाप के लिए स्थापित जरीब को समाप्त कर बांस के टुकड़े जो कि लोहे के छल्ले से जुड़ा होता था का उपयोग प्रारंभ हुआ। इस पद्धति के अंतर्गत गज-ए-सिकंदरी के स्थान पर 1586-87 ईस्वी में गज-ए-इलाही का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस पद्धति में कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया, अर्थात पोलज, परती, चांचर और बंजर। पोलज वह भूमि होती थी जिस पर वर्ष भर खेती होती थी, अर्थात यह सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती थी। परती भूमि वह भूमि होती थी जिस पर वर्ष में एक बार खेती की जाती थी तथा 1 या 2 वर्ष के लिए उसे परती छोड़ दिया जाता था। चांचर भूमि वह भूमि थी जिस पर 3 या 4 वर्षों से खेती नहीं की गई हो, ऐसी भूमि को चांचर भूमि कहा जाता था। तथा बंजर भूमि उस प्रकार की भूमि थी जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। इस प्रकार भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त पोलज, परती और चांचर भूमि को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया, उत्तम, मध्यम और निम्न में। इस व्यवस्था में प्रत्येक प्रकार की भूमि के पिछले 10 वर्षों की पैदावार का पता लगाकर उस भूमि की औसत पैदावार का पता लगाया जाता था और उस औसत पैदावार को लगान निश्चित करने का आधार मानकर अगले 10 वर्षों तक के लिए किसानों से लगान को निश्चित कर दिया जाता था और राज्य का हिस्सा उस औसत पैदावार का 1/3 होता था। अर्थात यहाँ समझने की बात यह है कि भूमि की पिछले 10 वर्षों की पैदावार का पता लगाया जाता था और उसका फिर औसत निकाला जाता था और उसी आधार पर किसान के साथ 10 वर्षों के लिए लगान को निश्चित कर दिया जाता था। अब लगान किस में अदा किया जाएगा? लगान अनाज में अदा किया जाएगा कि नगद किया जाएगा? तो इसकी भी व्यवस्था की गई थी कि किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था और इसके लिए यह भी देखना कितना वैज्ञानिक इनका तरीका था कि किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था और इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में गल्ले की अलग अलग कीमतें निश्चित की जाती थीं। उस कार्य के लिए
संपूर्ण राज्य को दस्तूरों में बांटा जाता था। जैसे रेवेन्यू सर्किल होता है, उस टाइप का दस्तूर होता था। प्रत्येक दस्तूर में पिछले 10 वर्षों की कीमतों का पता लगा करके प्रत्येक गल्ले की औसत कीमत निकाल ली जाती थी और वह कीमत उस गल्ले की उस दस्तूर में अगले 10 वर्षों के लिए गल्ले की कीमत थी, जिसके आधार पर किसान अपना लगान सिक्कों के रूप में राज्य को देता था। इस व्यवस्था के कारण अब किसानों से प्रत्येक वर्ष लगान निश्चित करने और प्रत्येक वर्ष गल्ले की कीमत निश्चित करने की समस्या से छुटकारा मिला। यहाँ पे देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि गल्ले की भी कीमत निर्धारित की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित की जा रही है। आईने दहसाला या दहसाला प्रबंध संपूर्ण राज्य में लागू नहीं था। ये ध्यान रखना, क्योंकि कोई व्यवस्था, क्योंकि भारत बहुत विशाल था, तो कोई एक व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू नहीं की जा सकती थी। तो उसी प्रकार अकबर ने जो आईने दहसाला व्यवस्था या दहसाला पद्धति को लागू किया, तो यह संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया था, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। जैसे भूराजस्व निर्धारण की अनेक पद्धतियाँ थीं, गल्ला बख्शी, कनकूत, जब्ती इत्यादि, और आईने दहसाला पद्धति। तो जो गल्ला बख्शी अथवा बटाई का तरीका सिंध और काबुल के कुछ भागों में तथा कंधार और कश्मीर में लागू था। नस्क अथवा कनकूत का तरीका बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में लागू था। जब्ती अथवा नकदी का तरीका बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में लागू किया गया था, और यही वे सूबे थे जहां पर दहसाला व्यवस्था को लागू किया गया। इस पद्धति को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के अलावा पटवारी और मुकद्दम जैसे गैर सरकारी व्यक्तियों की भी सहायता ली गई। ये जमीन का लेखा जोखा और हिसाब रखता था तथा राज्य उसे लगान में कुछ हिस्सा देता था। अकबर ने बाद में कानूनगो को सरकारी कर्मचारी मानकर इन्हें वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। कानूनगो के ऊपर आमिल और आमिल के ऊपर अमलगुजार, ये सरकारी कर्मचारी थे। अमलगुजार सूबे के दीवान के अधीन था और सूबे का दीवान केंद्रीय दीवान के अधीन था। अकबर ने दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए एक जिला अधिकारी करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अकबर ने शेर शाह की भांति किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया। जिस प्रकार से शेर शाह ने किसानों के साथ सीधे संपर्क स्थापित किया था, वैसे ही अकबर ने भी किसानों के साथ सीधे संपर्क स्थापित किया। लगान के लिए किसानों को पट्टे दिए जाते थे, जिसमें उनकी भूमि का विवरण, जैसे भूमि की किस्म, क्षेत्रफल आदि होता था, और उन्हें कितना लगान देना होता था यह भी लिखा होता था। यह भी लिखा होता था कि तथा किसानों से इसकी स्वीकृति भी ली जाती थी। किसानों को भूमि में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन भी दिया जाता था। समय समय पर उन्हें सरकारी सहायता दी जाती थी और आपत्ति काल में लगान को माफ़ अथवा कम कर दिया जाता था। किसानों की सुविधा के लिए अकबर ने जजिया और ज़कात जैसे धार्मिक करों को हटाने के अतिरिक्त पेड़ों, पशुओं के बेचने और खरीदने, नमक, मकान बेचने और खरीदने, निवास स्थान, कंबल आदि भिन्न वस्तुओं से कर को हटा लिया था। अन्य विभिन्न कर जिन्हें अबवाब कहा जाता था, अर्थात अतिरिक्त कर जिन्हें अबवाब कहा जाता था, उनको भी अकबर ने हटाने का प्रयत्न किया।
तथा सरकारी कर्मचारियों को किसानों से नजराना लेने से रोका जाता था। इसमें संदेह नहीं है कि अकबर इसमें पूर्णतया सफल नहीं हो सका था, परंतु फिर भी अबवाब अर्थात अतिरिक्त करों को समाप्त करने से किसानों को लाभ अवश्य हुआ था। अब अकबर या कि भूराजस्व व्यवस्था में क्या दोष थे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अकबर ने तो लागू कर दिया किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसमें कुछ दोष भी रहा होगा। ये कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी सिस्टम होता है तो 100% तो सही नहीं होता, कुछ न कुछ कमियां उसमें अवश्य रहती हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अकबर की इस व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष थे। प्रथम दोष यह था कि लगान कर्मचारी भ्रष्ट थे तथा अकबर उनके अत्याचारों से किसानों को बचाने में समर्थ नहीं था। द्वितीय, लगान अधिक मात्रा में लिया जाता था, किंतु इन आरोपों को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। इन आरोपों को कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसलिए लगाया कि वे अकबर की व्यवस्था को अंग्रेजी काल की व्यवस्था से सर्वश्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं थे, परंतु अधिकांश भारतीय इतिहासकार अकबर की लगान व्यवस्था को श्रेष्ठ और सफल स्वीकार करते हैं। भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत तो प्रत्येक समय में रहता है तथा इसे पूर्णतया समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक लगान व्यवस्था का प्रश्न है, अकबर की व्यवस्था पर लगाया गया आरोप निराधार है, कारण कि शेर शाह की लगान व्यवस्था की तुलना में अकबर की लगान व्यवस्था उदार थी। शेर शाह ने जहाँ किसानों से उपज का 1/3 भाग के अतिरिक्त जरीबाना, महासिलाना तथा सुरक्षा कर भी वसूला, वहीं अकबर ने मात्र उपज का 1/3 भाग ही वसूला तथा अन्य अतिरिक्त करों को उसने समाप्त कर दिया। इससे किसानों पर करों का अत्यधिक बोझ नहीं था और वे प्रसन्न एवं सुखी थे। उनका लगान निश्चित पैदावार अथवा गल्ले की कीमत बढ़ने से जो अतिरिक्त लाभ होता था वह उन्हीं को मिलता था, क्योंकि राज्य लगान में वृद्धि नहीं करता था। दूसरी तरफ किसानों के फसल नष्ट हो जाने पर राज्य लगान माफ़ी करता था तथा अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करता था। इस व्यवस्था में कृषकों को जागीरदारों अथवा सामंतों द्वारा शोषण की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि राज्य का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क था। यहाँ तक कि जमींदारों की भूमि की देखभाल भी शाही कर्मचारियों के हाथों में ही थी। इस कारण अकबर की लगान व्यवस्था पूर्णतः सफल रही। जहांगीर के समय लगान व्यवस्था का मूल स्वरूप अकबर के ही समान था, परंतु जहांगीर के समय में प्रबंधकीय शिथिलता ज़्यादा हो गई। जहांगीर के समय में जागीरदारों के अधिकारों में वृद्धि हुई तथा किसानों की स्थिति खराब हुई तथा राज्य की आय में कमी आई। शाहजहां के समय में इस व्यवस्था में और अधिक गिरावट देखने को मिलती है। उसके समय में राज्य की 70% भूमि जागीरदारों को दे दी गई और राज्य का संपूर्ण जागीरदारी भूमि के किसानों से संपर्क न रहा। शाहजहां के समय लगान को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया तथा किसानों को अपनी संपूर्ण भूमि पर लगान देना पड़ता था। यानी जितनी उनके नाम की भूमि है उन सभी भूमि पर लगान देना पड़ता था, चाहे वे उस पर खेती करें या न करें। शाहजहां के समय में लगान वसूल करने के लिए भूमि को ठेकेदारी पर दिया जाना प्रारंभ हुआ। इससे शासन के व्यय में तो कमी आई,
किंतु किसानों की स्थिति खराब हुई। औरंगजेब के काल में किसानों की कठिनाई और बढ़ गई, क्योंकि औरंगजेब के समय में विशाल आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। शाहजहां के समय में उत्पन्न कठिनाइयां औरंगजेब के काल में भी पूर्ववत बनी रहीं और औरंगजेब के द्वारा इसके समाधान का प्रयास नहीं कर उल्टे दबाव डालने से उसे अनेक कृषक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय अकबरकालीन भूराजस्व व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गई और इस पर इजारेदारी व्यवस्था अर्थात ठेकेदारी प्रणाली हावी हो गई। राज्य इन ठेकेदारों से, जो अधिकांशतया पैतृक या वंशानुगत हो चुके थे, अधिक से अधिक कर वसूलता था तथा ठेकेदार कृषकों से ज़्यादा वसूलता था। इससे कृषकों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई और राज्य का आर्थिक ढांचा नष्ट हो गया। मुगल कालीन भूराजस्व व्यवस्था का प्रभाव। भूराजस्व व्यवस्था मुगल साम्राज्य का मजबूत आधार था। भूराजस्व के बदौलत ही विशाल मुगल सेना तैयार की जा सकी और उन क्षेत्रों को जीता जा सका जिसे जीतने के लिए सम्राट अशोक के बाद किसी ने प्रयास नहीं किया था। मुगल प्रशासन का प्रशासनिक ढांचा और विशाल अधिकारी वर्गों के वेतन का एक प्रमुख साधन यही था। अतः अकबर ने ऐसी भूराजस्व व्यवस्था स्थापित की जो राज्य तथा कृषक दोनों के हितों के अनुकूल हो, और यही कारण है कि अकबर के समय किसानों का एक भी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन बढ़ता हुआ साम्राज्य का क्षेत्र, निरंतर युद्ध और खर्च की आवश्यकता तथा युद्धकालीन मुगल शासकों का कृषकों के प्रति उचित सम्मान नहीं होना राज्य के लिए एक आंतरिक संकट का कारण बन गया। उत्तर मुगल बादशाह न तो कभी अपनी सेना को ठीक से वेतन दे सके और न ही उसे प्रशिक्षित कर सके और न अपने किसानों की दयनीय स्थिति को सुधार सके और न ही किसानों की वफादारी प्राप्त कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा स्थापित भूराजस्व व्यवस्था विशाल मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें अकबर के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई थी उसमें किसानों का और राज्य दोनों का हित सुरक्षित था। थैंक यू।